स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वैश्विक स्तर पर आत्महत्या 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों में मृत्यु का 5वां प्रमुख कारण है। दूसरा कथन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की एक पहल है। उपर्युक्त में कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जिसके कारण प्रतिवर्ष विश्व भर में 7 लाख से अधिक मौतें होती हैं। यह वैश्विक स्तर पर 15 से 29 वर्ष के युवाओं में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण भी है, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का त्रिवार्षिक विषय चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड है, जो आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने, इसके कारणों को समझने और समर्थन के साथ बदलने के महत्व पर प्रकाश डालता है। पहला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2003 को स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ यानी IASP और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पहल पर शुरू किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। विश्व मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नागरिकों सहित हितधारकों को चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन प्रभावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा कथन है, मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अब आइए जानते हैं मिशन मौसम के बारे में। यह नागरिकों सहित हितधारकों को चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन प्रभावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करेगा, अतः कथन एक सही है। इस मिशन का क्रियान्वयन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा किया जाएगा, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थान हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, गोपालपुर बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह ओडिशा राज्य में स्थित एक गहरा ड्राफ्ट बहु कार्गो बंदरगाह है। दूसरा कथन है, यह उत्तर भारत में पारदीप बंदरगाह और दक्षिण में विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच लगभग समान दूरी पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में ओडिशा सरकार ने गोपालपुर पोर्ट के 95% इक्विटी शेयर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब आइए जानते हैं गोपालपुर बंदरगाह के बारे में। तो यह भारत के पूर्वी तट पर खनिज समृद्ध ओडिशा राज्य में स्थित एक गहरा ड्राफ्ट बहु कार्गो बंदरगाह है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि इस बंदरगाह की प्रतिवर्ष 20 मिलियन मीट्रिक टन माल संभालने की क्षमता है। आईबी और तालचेर के कोयला क्षेत्र, जो भारत के कोयला भंडार का लगभग 25% हिस्सा है, बंदरगाह के भीतरी क्षेत्र का हिस्सा है। यह उत्तर में पारादीप बंदरगाह और दक्षिण में विशाखापत्तनम बंदरगाह के बीच लगभग समान दूरी पर स्थित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भास्कर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विकल्प बी रक्षा मंत्रालय, विकल्प सी वित्त मंत्रालय, या विकल्प डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हालिया खबरों के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर लॉन्च करने के लिए तैयार है। आइए अब जानते हैं भास्कर प्लेटफॉर्म के बारे में। यह एक ऐसा मंच है जिसे उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टार्टअप, निवेशक सलाहकार, सेवा प्रदाता और सरकारी निकाय शामिल हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के भीतर हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण करना है। गौरतलब है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का पहला उद्देश्य भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइफून बेबिन का किस देश में आया है? विकल्प ए भारत, विकल्प बी रूस, विकल्प सी चीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। हाल ही में चीन के शहर संघाई में टाइफून या तूफान बेबिन का आया है। बता दें कि यह वर्ष 1949 के बाद चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। गौरतलब है कि यह तूफान शंघाई के पूर्व में लिंगांग न्यू सिटी के तटीय क्षेत्र में आया है। आइए अब जानते हैं टाइफून बेबिनका के बारे में। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह इस महीने चीन में आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। बता दें कि इसे फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान फर्डी का नाम दिया गया है। इसने प्रशांत महासागर में कई द्वीपों को प्रभावित किया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश की विशेषता रखता है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं, अतः विकल्प सी सही है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विकल्प ए श्री विजयपुरम, विकल्प बी नेताजी नगर, विकल्प सी अंडमानपुर या विकल्प डी महात्मा नगर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बता दें कि पोर्ट ब्लेयर पिछले एक दशक में नाम बदलने वाला 8वां प्रमुख शहर है। श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नामों में बदलाव किया गया था। इनमें हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया था। साथ ही वर्ष 2023 में अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एमी अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे टेलीविजन का ऑस्कर भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, इसका गठन वर्ष 1946 में हुआ था, लेकिन इसका पहला कार्यक्रम 25 जनवरी 1949 में हुआ था। तीसरा कथन है, इसके 4 प्रमुख संस्करण होते हैं, प्राइम टाइम एमी, डे टाइम एमी, स्पोर्ट्स एमी और इंटरनेशनल एमी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में लॉस एंजल्स के पीकॉक थिएटर में 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में कुछ बेहतरीन टेलीविजन शोज और कलाकारों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि ये अवार्ड्स हर साल टेलीविजन इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ काम को पहचानते हैं। इस साल जापान की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज शोगुन ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता। गौरतलब है कि शोगुन ने बेस्ट लीड एक्टर, एक्ट्रेस और निर्देशन सहित कुल 4 अवार्ड्स जीते। शोगुन की अन्ना सवाई को ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साथ ही शोगुन की हिरोयुकी सांदा को ड्रामा सीरीज में बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड मिला। इस बीच द बियर की जगह हैक्स को आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज का अवार्ड दिया गया। कॉमेडी की फील्ड में द बियर के जेरेमी एलन व्हाइट को बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं इसमें हैक्स की एक्ट्रेस जीन स्मार्ट को बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसे टेलीविजन का ऑस्कर भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसका गठन वर्ष 1946 में हुआ था, लेकिन इसका पहला कार्यक्रम 25 जनवरी 1949 में हुआ था, अतः कथन 2 भी सही है। इसके 4 प्रमुख संस्करण होते हैं, प्राइम टाइम एमी, डे टाइम एमी, स्पोर्ट्स एमी और इंटरनेशनल एमी, अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया। दूसरा कथन है, हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। तीसरा कथन है, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया, अतः कथन 1 सही नहीं है। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी, अतः कथन 2 सही है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता एक सुपरिभाषित अक्षु आंख होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवातों में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती।
दूसरा कथन है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव एक समशीतोष्ण चक्रवात की तुलना में तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र पर होता है। तीसरा कथन है समशीतोष्ण चक्रवात केवल 26-27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं और स्थल पर पहुंचने पर समाप्त हो जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता एक सुपरिभाषित अक्ष या आंख होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवातों में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, अतः कथन एक सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव एक समशीतोष्ण चक्रवात की तुलना में तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्र पर होता है, अतः कथन 2 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल 26-27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं और स्थल पर पहुंचने पर समाप्त हो जाते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना एपिडा अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। दूसरा कथन है एपिडा कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है। तीसरा कथन है एपिडा के कार्यक्षेत्र में मादक पेय, मांस और फूलों की कृषि जैसे उत्पादों का प्रसार शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी केवल 2 और 3 या विकल्प डी केवल 1। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना एपिडा अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना तथा विकसित करना है, अतः कथन 1 सही है। कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की है, न कि एपिडा की, अतः कथन 2 सही नहीं है। एपिडा का प्राथमिक ध्यान निर्यात संवर्धन और विकास पर है, न कि मूल्य नियंत्रण या घरेलू बाजार विनिमय पर। एपिडा के दायरे में मादक पेय, मांस और फूलों की कृषि जैसे उत्पादों का प्रचार शामिल है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? विकल्प ए प्लासी का युद्ध, विकल्प बी सारागढ़ी का युद्ध या विकल्प सी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध या विकल्प डी कानपुर की घेराबंदी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान सारागढ़ी के युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। 12 सितंबर 1987 को हुआ यह सैन्य युद्ध इतिहास के सबसे महान अंतिम संघर्षों में से एक है। हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिक सारागढ़ी में तैनात थे, जो इन दोनों के बीच एक संचार टावर था। सारागढ़ी की रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके नष्ट हो जाने पर फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान अलग थलग पड़ जाते, जिससे वे अफरीदी और ओरकजई जनजाति आतंकवादियों के हमले के प्रति असुरक्षित हो जाते, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। दूसरा कथन है भारतवर्ष 1992 में आसियान का रणनीतिक साझेदार बन गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, अतः कथन 1 सही है। भारतवर्ष 2012 में नई दिल्ली में 20 वर्षीय स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान का रणनीतिक साझेदार बन गया, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतवर्ष 1992 में आसियान का क्षेत्रीय संवाद साझेदार बन गया। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 जारी की गई? विकल्प ए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, विकल्प बी नीति आयोग, विकल्प सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।